तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम बहुत ही ज्यादा डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हम बहुत ही ज्यादा डेप्थ में देख चुके थे। तो आज हम शुरू करते हैं कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो पहले आप एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक मतलब समझ लो और इसका हिंदी में क्या मतलब है वो समझ लो। उसके बाद हम पढ़ते रहेंगे पूरे लेक्चर में कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले समझ तो लो कि होता क्या है, असली में क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यार जैसा कि आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो वो बेंड होती है। ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है लाइट रे, है ना। या तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या लाइट रे नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इससे मेरे कहने का क्या मतलब है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, पहली बात। अच्छा, अब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, अब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी स्पीड भी चेंज कर रही होती है। ठीक है, तो आप यहां दो पॉइंट्स पहले याद रखना कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। डायरेक्शन चेंज करने से मेरा क्या मतलब है, या तो वो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल के तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक है, और या तो और साथ के साथ, सॉरी या तो नहीं, साथ के साथ जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी स्पीड भी चेंज करती है। तो हम यहां करते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम यूज क्यों करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कंपेयर कर रहा होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज हुई। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने से मेरा मतलब है उसका एंगल कितना चेंज हुआ, ये पहला काम कर रहा होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब दूसरा काम क्या कर रहा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दोनों मीडियम्स में जो स्पीड का डिफरेंस है उसको भी कंपेयर कर रहा होता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिकली दो काम होते हैं, लाइट की डायरेक्शन को कंपेयर करना कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज हुई, और दूसरा क्या होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज हुआ, उस स्पीड को कंपेयर करना। ठीक है, और हम कंपेयर करने के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, ये बात मैंने आपको कभी बताई होगी, मुझे अच्छे से याद है मैंने बताई है। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो हम उनका रेशो ले रहे होते हैं। ठीक है, उन दोनों का हम रेशो ले रहे होते हैं। तो बेसिकली हम यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एंगल्स का रेशो ले रहे होते हैं और हम स्पीड ऑफ लाइट का रेशो ले रहे होते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो ये हम बेसिकली कर रहे होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो चलो एक बार इसको समझते हैं दोबारा। मान लो ये ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है एन डैश। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, लाइट रे आई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट होगी और वो नॉर्मल की तरफ आके बेंड हो जाएगी। ठीक है, असली डायरेक्शन लाइट रे की ये होनी चाहिए थी पर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अच्छा, ये एंगल होता है आपका क्या, आई, ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, ये बात हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और ये रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ होता है। ठीक है, कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। और मैंने आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डेप्थ में क्या मतलब होता है ये भी समझाया था अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी एक बार जरूर देखना। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब कांस्टेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं हो सकती।
ठीक है, मान लो मैंने यहां ले लिया कांस्टेंट की वैल्यू मैंने ले ली 4, तो क्या मैं 4 की वैल्यू को 4.4 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, 4 ही रहेगा, वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं वेरिएबल क्वांटिटी की, तो वेरिएबल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज हो सकती है। ठीक है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी एक जो पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर चुके हैं हम, वही वैल्यू उसकी रहेगी। अच्छा, अब मान लो कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है वो मैं क्या ले लेता हूं? 1 ले लेता हूं। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो साइन आई, ये जो साइन आर है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ऐसे कैंसिल तो नहीं होता, पर हम मान लेते हैं क्योंकि आप 10th में ऐसे ही कर रहे होते हो, साइन से साइन को काट रहे होते हो, पर ये कटते नहीं है। ये आप सीख रहे होगे 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू आर आ जाता है। अच्छा, अब i इज इक्वल टू आर का क्या मतलब है? मतलब कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो आपस में बराबर है। इन दोनों एंगल्स का बराबर होना हमें क्या दिखाता है कि लाइट जब हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो वो बेंड ही नहीं हुई कहीं। ठीक है, वो कहीं किसी तरफ भी बेंड नहीं हुई। जैसे कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, तो ये मेरा ग्लास का मीडियम है, ये एयर का मीडियम है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो यहां से मेरी लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, ये था इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये रिफ्रैक्शन ही नहीं शो कर रही, मतलब ये अपना डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रही, ये ऐसे ही निकल जाती है। जब तो आपका ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो एंगल आई बराबर आर हो जाता है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई बराबर आर कभी भी पॉसिबल नहीं है अगर आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, क्योंकि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो जरूर अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, और डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है कि जरूर उसका एंगल चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, मान लो कि हम 2 केस ले लेते हैं। 2 केस क्या, एक ही केस लेते हैं हम। क्या है वो केस? मैंने यहाँ पे ग्लास स्लैब लिया, दोबारा मैंने यहाँ एक नॉर्मल बनाया, यहाँ पे मेरी लाइट रे आके इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो क्योंकि ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। फिर यहाँ पे आके दोबारा इंसिडेंट होगी, यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल बनाया। अच्छा, अब ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में जा रही है तो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, दूर गई। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम और डेप्थ में इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि मेरा ये वाला और ये वाला जो एंगल है ये भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो मान लो मेरा ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए, ये जो मेरा ऊपर वाला इंटरफेस है, ठीक है, अगर आप इंटरफेस भूल गए हो तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि जब कोई पर्टिकुलर सरफेस 2 मीडियम्स को सेपरेट कर रहा होता है, जो पर्टिकुलर सरफेस 2 मीडियम्स को सेपरेट कर रहा होता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा इंटरफेस होगा, ये मेरा इंटरफेस होगा, क्योंकि ये सेपरेट कर रहा है एयर के मीडियम को और ग्लास के मीडियम को, ये सेपरेट कर रहा है ग्लास के मीडियम को और एयर के मीडियम को। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए, जो ऊपर वाला इंटरफेस है, इसके लिए मैं अपना सेकेंड लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लगाऊं ऊपर वाले इंटरफेस के लिए, इसके लिए तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन आई कितना होगा, साइन 45। ठीक है, साइन 30, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, डिवाइड का साइन ही आएगा ना क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई √2 आ गई। ठीक है, अच्छा, अब जो ये √2 है, ये √2 रहेगा तो कांस्टेंट ही ना, है ना। अब सेकेंड इंटरफेस के लिए, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए हम अपने साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालते हैं, साइन 30 अपॉन साइन 45। अच्छा, पहले साइन 45 अपॉन साइन 30 था तो √2 आ गया, तो साइन 30 अपॉन साइन 45 होगा,
मतलब अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो आंसर भी क्या आएगा मेरे पास 1/√2 आएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग देख पा रहे हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.414। ठीक है, ये क्या होगा 1/1.414। अब जब नीचे आपकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, अगर आपकी नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर वाले से बड़ी होती है, मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, तो जो आपकी वैल्यू होती है ना वो 1 से छोटी आती है, लेस देन 1। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो जो इसका आंसर जो भी आएगा मेरा वो लेस देन 1 आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर है वो 1.414, मतलब 1 से बड़ा आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको यहां ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा और मैं साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालूंगा, तो या तो मेरी साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी या वो 1 से छोटी आएगी। ठीक है, अगर साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि जब हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट ही ना करे। ठीक है, यानी वो अपना डायरेक्शन ही चेंज ना करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई और वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज ना करे, सीधी निकल जाए, बिल्कुल ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप लोग यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं कि जो एंगल में चेंज आया, ठीक है, एंगल में चेंज आने का क्या मतलब है बेसिकली, अगर एंगल आपका चेंज हो जाता है, लाइट रे जब यहां थी तो एंगल था 45 डिग्री। ठीक है, लाइट रे जब एयर के मीडियम में थी तो वो नॉर्मल से एंगल बना रही थी 45 डिग्री। अच्छा, अब जब लाइट रे ग्लास के मीडियम में आई तो वो एंगल बना रही है नॉर्मल से 30 डिग्री, मतलब कि एंगल चेंज हो गया। एंगल के चेंज होने का क्या मतलब है, लाइट रे की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई, लाइट रे की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। और क्या साइन आई अपॉन साइन आर हमें चेंज इन डायरेक्शन दिखा पा रहा है? हाँ बिल्कुल, साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो हमें चेंज इन डायरेक्शन दिखा रहा है ना। अगर साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ठीक है, या तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी आएगी, तो वो डेफिनेटली हमें लाइट रे का चेंज इन डायरेक्शन दिखा रहा होगा। ठीक है, वो हमें लाइट रे का चेंज इन डायरेक्शन दिखा रहा होगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हुई तो जो मेरी वैल्यू है वो 1 से बड़ी आई। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जब मेरी लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हुई तो जो मेरी वैल्यू है साइन आई अपॉन साइन आर की वो 1 से छोटी आई। ठीक है, वो क्या आई, 1 से छोटी आ गई। तो आप यहां पे कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि जो हमारे साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है ना, यही बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सोच के देखो तो यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्यों ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? क्योंकि क्या ये हमें लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं दिखा रहा? ठीक है, क्या ये हमें लाइट का चेंज इन डायरेक्शन नहीं दिखा रहा? अगर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है या 1 से छोटी आती है, तो क्या ये हमें लाइट का चेंज इन डायरेक्शन शो नहीं कर देता? और यही तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन चेंज करने का क्या मतलब है, अपना एंगल चेंज करती है, क्योंकि अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो साफ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। देख पा रहे हो, डायरेक्शन भी चेंज हो गया एंगल चेंज होने के कारण। ठीक है, तो हम जब उन दोनों डायरेक्शन चेंजेस को कंपेयर कर देते हैं, हमने ऊपर वाले डायरेक्शन चेंज को नीचे वाले डायरेक्शन चेंज से कंपेयर कर दिया। किस प्रकार करा, साइन आई अपॉन साइन आर लेके। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर लेके मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन चेंज को नीचे वाले डायरेक्शन चेंज के साथ क्या करा, कंपेयर कर दिया। और कंपेयर करने से क्या मतलब है, मेरा दोनों का रेशियो निकाल दिया, तो वो मेरी कुछ वैल्यू आ गई। और इसी पर्टिकुलर वैल्यू को मैं क्या कहता हूं कि यही है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यही होता है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का एक तरीका। अब एक होता है दूसरा तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जो वो कॉन्स्टेंट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है।
क्योंकि अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट जो था, अगर उस पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी, तो वो लाइट की चेंज इन डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, है ना। वो लाइट की जो डायरेक्शन में चेंज हुआ है वो उसको शो कर रहा होगा, है ना। और लाइट की चेंज इन डायरेक्शन को शो करना या रिप्रेजेंट करना ही तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक मतलब, है ना। और हम वहां पे कंपेयर भी कर रहे थे डायरेक्शन के चेंज को, है ना। डायरेक्शन का चेंज मतलब एंगल में चेंज, और एंगल के चेंज को हम कंपेयर नहीं कर रहे थे रेशियो लेके sin 45 अपॉन sin 30 डिग्री, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि sin i अपॉन sin r बराबर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ही क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने का एक तरीका हो गया।